अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ करंट, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इज इक्वल टू बेसिकली Q अपॉन T। आई मतलब करंट है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। Q होते हैं चार्जेस, जिसकी यूनिट होती है कूलम, एंड T इज ऑफ कोर्स टाइम। करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इज कूलम। एक कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक कूलम में इतना वो होते हैं, चार्जेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। इट कुड बी इलेक्ट्रॉन्स, इट कुड बी प्रोटॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में बेसिकली 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होते हैं। तो एक कूलम में कितने चार्जेस हो जाएंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? एक को यहाँ रखो, ये आपके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा। फिर ये 10 की पावर -19 ऊपर आके 10 की पावर 19 हो जाएगा। ये 5.8 है, इसको 50 का बनाई दो, बड़ा बना दो मुझे 8 से। तो अगर इसको 10 दे दूँगी तो ये 10 की पावर 18 हो जाएगा। फिर यू मे जस्ट सॉल्व दिस 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 कूलम। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कूलम में तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। प्रोटॉन्स वो हैं जो अपने पास से सॉरी प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस हैं। कंडक्टर्स वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, इंसुलेटर्स रोकते हैं। अब इंसुलेटर्स अगर रोकते हैं तो रोकने को क्या कहते हैं? बेसिकली रोकने को बेसिकली कहते हैं फिजिक्स में, करंट को रोकने को रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? बेसिकली द प्रॉपर्टी बाय विच material opposes the flow of electrons. So the property by which material opposes the flow of electrons. इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करने देता। फिर उसके बाद मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस है कितना वर्क डन है, कितना वर्क डन है इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कितना काम किया हमने एक इस चार्ज को इधर तक पहुंचाने के लिए, कितना काम करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वोल्टेज भी कहते हैं। सो दैट इज बेसिकली वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन की होती है जूल और इसकी होती है कूलम। सो 1 वोल्टेज इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, या 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम के पास -1। तो वर्क डन क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कितना वर्क किया हमने, डिफरेंस है। ये देखो सेल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। कितना काम हुआ इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में, ठीक है, इन एक यूनिट चार्ज को ले जाने में इधर से उधर, ठीक है। तो कितना वर्क हुआ एक यूनिट चार्ज को कैरी करने में? तो इट इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। सो इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम एक बंदा था, उसने बोला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब वोल्टेज अच्छी आ रही है तो चीज़ को बहुत अच्छी करंट मिल रही है और चीज़ बहुत अच्छी चल रही है। यही तो होता है, एसी में वोल्टेज बहुत अच्छी आए तो करंट उसको बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी चलती है, ठंडा करता है। अगर ये वोल्टेज ड्रिप कर जाए तो एसी नहीं चलता है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कह रही हूँ? इसका मतलब ये है कि अगर मेरी वोल्टेज 2 है, 2 वोल्ट है, तो हो सकता है कि वो एम्पियर जो ले रहा है, मतलब 200 वोल्ट है, तो मान लो कि वो एम्पियर जो ले रहा है वो कह लो ले रहा है से 25 एम्पियर ले रहा है। तो तुम रेशियो निकाल लो 200/25 का, 25 1 और 25 8 आ गया। कितना आ गया? फिर मान लो यहाँ पे हुआ 250 हुआ, तो 200/25 इज इक्वल टू 250/x। तो ये 8 था, फिर 8 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 से 24, 8 से 8 9 10। तो ये होता है जो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि यहाँ पर अगर
इंटू 8 करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी इंटू 8 करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अब हम जिससे अगर उसको इज इक्वल टू करेंगे आई, तो आई के साथ हमें क्या कर रहे हैं, एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे वो नंबर यहाँ पे 8 है, तो उस नंबर को मतलब उस अल्फ़ाबेट उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे कह देते हैं आई आर। आर इज रेजिस्टेंस, सो V इज इक्वल टू आई आर, या V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो देखो अगर V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी करंट कम होती है, अगर किसी चीज़ से करंट कम पास हो रही है, तो उसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तभी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर किसी चीज़ में अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, तो जितनी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगी उतनी उसमें कम करंट फ्लो करेगी। तो ओम्स में क्या होना, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि ये V है, ये I है, अगर ये V 200 है, ये 20 है, 20 एम्पियर है, ये जो 200 वोल्ट है, तो 20 इंटू 10 कर देंगे, तो अगर ये 30 होगा, ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 300 हो जाएगा। इसका मतलब है V इज इक्वल टू आई इंटू यहाँ पे 10 है, तो 10 क्या है, एक कांस्टेंट है, उसको हम लोग R कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको, R, रेजिस्टेंस। फिर से देखते हैं ओम्स ने क्या बोला था कि V जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो AC ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो उसको ज़्यादा करंट मिलेगी। तो अगर हम टेबल बनाते हैं, ये V है, ये I है, तो अगर ये 200 वोल्ट है तो ये 20 एम्पियर करंट दे रहा है, तो इंटू 10 हो रहा है। तो अगर ये 30 एम्पियर है तो 300 वोल्ट हो जाएगा, तो 40 एम्पियर है तो 400 वोल्ट हो जाएगा, 45 में तो 450 हो जाएगा। तो मतलब V इज इक्वल टू आई इंटू क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 एक कॉन्स्टेंट चीज़ है, इसको हम R कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया पे। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रोकना। देखो ये एक फुटबॉल प्लेयर है, मतलब ये फुटबॉल का वो है, कोई कीपर है, इसको रोकना है, एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ से भी बॉल आ सकती है, यहाँ से भी बॉल आ सकती है, यहाँ से भी। यहाँ पर ये खड़ा है, बॉल यहाँ पर जाएगी रोक लेगा, यहाँ पर आएगी रोक लेगा, क्योंकि एरिया क्या है, कम है। तो अगर एरिया कम है तो ये रोक पा रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा है तो क्या वो रोक पा रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। मतलब अगर एरिया और रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर एरिया तुम्हारा 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस हमारी 1/3 टाइम हो रही है, कितने टाइम हो रही है। अगर एरिया 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम हो रही है। एरिया अगर 5 टाइम्स हो रहा है तो रेजिस्टेंस 1/5 हो रही है। अगर एरिया 1/5 टाइम्स हो रहा है तो रेजिस्टेंस 5 टाइम्स हो रही है। पर अगर रेडियस तुम्हारा 5 टाइम्स हो रहा है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया कितने बार हो गया, 25 टाइम्स हो गया, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 1/25। पहले रेडियस से एरिया निकालो, डायमीटर 5 टाइम्स हो रहा है तो भी एरिया जो है 25 टाइम्स ही होगा, कोई अपॉन टू नहीं होगा, और रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/25 टाइम्स। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लेंथ की। छोटी लेंथ होगी तो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स पहुँच पाएंगे अपनी जगह पर, बड़ी लेंथ होगी तो देर से पहुँचेंगे। तो जितनी लेंथ ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ मटेरियल, वो तो अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम होगी, इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो केवल एरिया के साथ ही ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सबके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक ये इंसान है A, एक ये इंसान है B। ये बहुत स्मार्ट है, ये कम स्मार्ट है, लेस स्मार्ट है। दोनों गए एक कंपनी के पास अपना अपना प्रोडक्ट लेकर, वायर लेकर। इस कंपनी को जो वायर चाहिए वो चाहिए
लेस रेजिस्टेंस होगा। तो इसने क्या किया, ये पतली वायर लेकर गया, एरिया कम है इसका, तो एरिया कम है, जिसकी सॉरी ये मोटी वायर लेकर गया, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस मोटी वायर है, तो गोलकीपर रोक नहीं पाएगा, तो रेजिस्टेंस कम होगी। और ये साथ में ये छोटी वायर लेकर गया, ये बेचारा कम पड़ा लिखा था, ये बेचारा लेकर गया पतली वायर लेकर गया, जिसमें ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या थी, पतली वायर है मतलब कि एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा निकल गया तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, इसका प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, बल्कि मटेरियल वाइज इसका प्रोडक्ट बेटर था। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए कॉन्सेप्ट आया है रेजिस्टिविटी का। इसको पी कहते हैं, पी होता है जैसे रो होता है, तो फॉर्मूला होता है आर इंटू ए अपॉन एन, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। इसका क्या मतलब है रेजिस्टिविटी का, कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, क्योंकि सर ओम ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ये ओम है, ये मीटर स्क्वायर है अपॉन मीटर है, तो ओम मीटर हो गया रेजिस्टिविटी। सर तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm wire, 1 ohm wire which is 1 meter square thick, मतलब कि ये सब हो ही ना, इसलिए हम लोग ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि अगर कंपेयर करना है तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर, मतलब एक ही मीटर लंबी वायर होनी चाहिए जो 1 मीटर स्क्वायर थिक है, उसी को लेकर आइए आप लोग, तब हम कंपेयर करेंगे, ताकि कोई चीटिंग ना हो, इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो अगर हमारी लेंथ फिक्स हो गई, एरिया फिक्स हो गया कि 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर ठीक है, तो अब हमारा किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, एरिया पे डिपेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि एरिया फिक्स है, लेंथ फिक्स है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ मटेरियल बेस्ड। और वो किस पे डिपेंड कर रही थी, रेजिस्टेंस हमारी लेंथ पे भी डिपेंड कर रही थी, लेंथ बढ़ रही थी रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, और अगर एरिया बढ़ रहा था तो रेजिस्टेंस कम हो रही थी। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, नेचर मटेरियल पे और थिकनेस पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर, इसकी ओम मीटर होती है। That's all for today.